दोस्तों आज पेश आपके लिए झूठे का मुंह काला एक और चित्र है। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एक बार सच और झूठ में इस बात को लेकर ठन जाती है कि कलयुग में दोनों में से किसका बोलबाला है, अर्थात कौन बड़ा है और कौन छोटा। फिर दोनों खुद को एक बड़ा साबित करने के लिए रास्ते में जा रहे दो मित्रों किशन सिंह और बिशन सिंह को अपना साधन बनाते हैं। किशन सिंह झूठ बोलकर लोगों को ठगता है, लेकिन यही झूठ उसे एक दिन फांसी के तख्ते पर पहुंचा देता है, क्योंकि वह एक भिखारी को झूठ बोलकर ठगता है, लेकिन संयोग से वह भिखारी नहीं, देश का राजा होता है। जिस राज किशन को फांसी होनी होती है, उसके 2 रोज़ पहले ही झूठ किशन सिंह के पास जाता है और किशन सिंह को बुरी तरह मारता है और किशन सिंह को फांसी से बचाने का उपाय बताता है। बुरी तरह मारता और किशन सिंह को फांसी का उपाय बताता है और सच अर्थात बिशन सिंह को फांसी चढ़ा देता है। और अंत में क्या होता जानने के लिए प्रस्तुत है चित्रकथा में पढ़ें। तो शुरू करते हैं। दोस्तों फिर झूठ ने किशन सिंह को अपनी योजना समझाई, जिसे सुनकर किशन सिंह बुरी तरह घबरा उठा। सब कुछ ठीक है भाई, समझे ना, लेकिन कुछ नहीं। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, वरना तुम्हें फांसी पलटने कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। शाबाश। वह मूर्ख बिशन सिंह हमेशा सच का ही सहारा लेता है, इस बार भी वह उसका सहारा लेगा और फिर उसे हमारे जाल में फंसने से देर नहीं लगेगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी हालत में सच का पक्ष न लेना हो, वरना खुद को मुसीबत में फंस जाओगे। धन्यवाद, ध्यान रखूँगा। और इसके बाद झूठ बिशन सिंह को अपनी राह गोद दिए। और फिर यही सेठ लड्डू राम का घर है। झूठ ने मुझे इसी घर में चोरी करने के लिए कहा था और मैं उसके कहने से मुसीबत के इस समय में उसके घर में कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे सब दूसरे नगर में उत्सव मनाने गए हैं। अगले पल किशन सिंह चारदीवारी फांद कर घर के भीतर चला जाता है। शुक्र है कोई नहीं है, अब जल्दी से माल समेटूं। और कुछ ही देर बाद बस बहुत हुआ, अब मुझे बिशन सिंह के घर पहुंचकर सारा धन वहां छिपा देने के बाद अपना काम खत्म। और अगले दिन दरबार में कहो किशन सिंह, क्या तुम इस बात का प्रमाण जुटा सके कि वह धन किसका है? जी हाँ महाराज, वह धन एक चोर का था। मैंने उस चोर को बहुत ढूंढा लिया है। कौन है वह चोर? मेरा दोस्त बिशन महाराज। वह मुझे अपने मार्ग का कांटा समझने लगकर फंसा देना चाहता है, क्योंकि उसे भय है कि मुझे अब उसके चोर होने का पता न चल गया हो। हम कुछ समझे नहीं बिशन सिंह। कौन है? वही है महाराज जो उस दिन मेरे साथ आपके भिखारी के रूप में मुझसे मिले थे। तो वह चोर है, उसका पता बताओ। किशन सिंह ने बिशन सिंह का पता बता दिया। सैनिक को जाओ, बिशन सिंह को पकड़कर तुरंत हमारे सामने हाजिर करो। जो आज्ञा महाराज। उधर बिशन की पत्नी सुबह सुबह पूजा स्थल पर पहुंची। अरे यह पोटली तो यहाँ नहीं थी। उसने क्या हो सकता है इसमें? ईश्वर, इतना सारे सोने के सिक्के। ओह, स्वामी को खबर करके लक्ष्मी जी हमारे घर में मेहमान है। उधर समय बिशन सिंह बिक्री हेतु फूलों की मालाएं तैयार कर रहा था। सर जी सुनते हो, लक्ष्मी हमारे घर पर प्रसन्न हुई है, यह देखिए। अरे यह क्या है, कहाँ से ले आई? पूजा घर में। और बिशन सिंह तुरंत पूजा घर की ओर दौड़ा। लक्ष्मी इस तरह घर में कदापि नहीं दिया करती, कुछ गड़बड़ है।
ज़रूर कोई चक्कर है, आओ चलकर देखते हैं, चलो। हे ईश्वर, इतने सारे सोने के सिक्के यहाँ कैसे आएंगे? कहाँ से लक्ष्मी जी हमारे घर पर दरिद्रता दूर करने के लिए भेजे हैं? अरे बाप रे, इतना सारा धन स्वर्ण मुद्राएं, ये ज़रूर ही चोरी की है, पकड़ लो इन्हें। खबरदार चोरों, आपने शैतान से हिलने की कोशिश मत करना। नहीं नहीं नहीं, यह लक्ष्मी हमें कृपा करके हमें चोरों नहीं है, इसका फैसला तो महाराज ही करेंगे। चलो। नहीं, छोड़ दो हमें। और उस सिक्कों सहित सैनिक बिशन सिंह को और उसकी पत्नी को राजमहल की ले चले। राजमहल में किशन सिंह, ठीक है महाराज, बिशन चोर है। हाँ महाराज, जब हम इनके घर पहुँचे तो देखा कि यह अपनी बीबी के साथ सिक्के बटोर रहे थे। और महाराज, हम देखते ही ये एकाएक घबरा गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह स्वर्ण अप्सरा अशरफियाँ भी इसने चुरा कर बरगद के पेड़ के नीचे छिपाई हुई थी। बिल्कुल ठीक, अब आप ही विश्वास हो जाना चाहिए। बिशन सिंह, क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? सिर्फ इतना महाराज कि मैं जानता हूँ कि यह धन मेरे घर पे कहाँ से आया। महाराज, यह चोर अपने मुँह कभी नहीं कहेगा कि यह धन इसका है, क्योंकि यह धन भी चोरी का है। लेकिन किशन, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ कि ये बिशन सिंह तुम्हें फंसाने के लिए यह अशरफियाँ वहाँ दबा कर छोड़ी है और एक घाघ चोर है? संयोग से महाराज, कल रात मैं परेशानी की हालत में बिशन सिंह के घर के सामने से गुजर रहा था, तो अंदर से आती बिशन सिंह की पत्नी की आवाज़ें सुनकर मैं चौंका। दोनों पति पत्नी मेरे बारे में ही बात कर रही थी। अब किशन नाम का वह कांटा सदैव के लिए हमारे रास्ते से साफ हो जाएगा। भला कैसे? अरे भगवान, कुछ दिन पहले जब हम दोनों खेत में लौट रहे थे तो एक भिखारी ने किशन सिंह को मजाक मजाक में कह दिया। बस इतना मौका मेरे हाथ में जाने नहीं दिया। मैंने घर में तुरंत सारा चोरी का माल किशन सिंह की बताई हुई जगह पर गाड़ दिया। सोचा यह कि जब भिखारी से एकदम से धनवान हो जाने की बात राजा के कानों में पहुंचेगी तो वह दरबार में पकड़कर बुलाएगा। ओह, और असलियत जानकर महाराज किशन सिंह को कारागार में डाल देंगे अथवा फांसी लटका देंगे। लेकिन हुआ कुछ और चालाक, ज़्यादा रोचक। क्या? वह भिखारी स्वयं महाराज निकले और वह धन को देखते ही तड़ गए कि सारा धन चोरी का है। अतः चोर को सामने लाने के लिए उसे भिखारी का ठग की बात उड़ाकर मुनादी करवा दी और वह मूर्ख किशन इनाम के लालच में पड़कर स्वयं महाराज के जाल में फंस गया और महाराज ने उसे बेगुनाह साबित करने के लिए 7 दिन का समय दिया है, जिसमें से 4 दिन गुजर गए, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। उसके बाद उसे फांसी हो जाएगी और हमारे मार्ग का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। लेकिन स्वामी, संदेह हो जाने पर वह किसी महाराज को अपनी असलियत न बता दे। अरे भगवान, वह तो मुझे ईश्वर से भी ज़्यादा विश्वास करता है, वह कभी राजा को मेरे बारे में नहीं बताएगा। अच्छा, तब काफ़ी रात हो गई है, कहीं सेंध लगाता हूँ। जरा सावधान रहिए स्वामी, चिंता न करो। और महाराज वह चोरी करने के लिए निकला पड़ा और उसकी नज़रें से बचता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। आह, कितना विश्वास किया था मैंने इस किशन पर, लेकिन आस्तीन का सांप निकला। अपने ही स्वार्थ के लिए उसने अपने दोस्त के पीठ में छुरा घोंप दिया। अब महाराज आप ही न्याय कीजिए, मैंने सिर्फ गरीबी के कारण आपसे
कुछ धन ऐंठने की कोशिश की, लेकिन सज़ा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस दुष्ट विश्वासघात ने तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए महाराज। यह दूसरों को सबक मिलना चाहिए कि दोस्तों की पेट में छुरा घोंपने वाले का क्या हाल होता है। ओह, अब समझा। किशन अपनी जान बचाने के लिए सोने के सिक्के मेरे घर पर रख दिए। मैं चाहूँ तो महाराज को सच्चाई बताकर इसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकता हूँ, लेकिन नहीं, यह मेरा दोस्त है। यदि मेरे झूठ बोलने से इसकी जान बच सकती है तो अवश्य ही इसे बचाने की कोशिश करूँगा। दोस्ती को कलंकित नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे फांसी क्यों ना हो जाए। महाराज, यह दुष्ट झूठ बोल रहे हैं। मेरे स्वामी, ठहरो राधा, तुम खामोश रहो। महाराज, किशन सिंह ने जो कहा सच कहा है। मैं अपने किए की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप जो भी सज़ा मुझे देंगे मैं स्वीकार करता हूँ। स्वामी, तो तुम कबूल करते हो कि तुमने चोरी की और अशरफियाँ के सिक्के चुरा कर हैं तथा किशन सिंह तुम्हें फंसाने की चेष्टा की है? जी महाराज। नहीं नहीं, यह नहीं झूठ है महाराज। मेरे पति देवता हैं, अपने मित्र को बचाने हेतु अपने गुनाह सिर पर ले रहे हैं। यह हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम्हारा पति अपने मुंह से अपना जुर्म का इकबाल कर चुका है। सैनिक को ले जाओ, इस दुष्ट चोर को काल कोठरी में डाल दो, 1 सप्ताह फांसी पर चढ़ा देंगे। नहीं, वाह, आखिर वह झूठ ने मुझे बचा ही लिया। ओह, यह बिशन सिंह झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। लेकिन मेरे स्वामी को छोड़ दो। हट जा मूर्ख स्त्री। हे प्रभु, क्या आज आंखों पर झूठ की पट्टी बांध ली है? सैनिकों, बिशन सिंह की पत्नी के जाने के बाद हम तुमसे प्रसन्न हुए। किशन सिंह, एक खतरनाक चोर को पकड़वाकर सारी प्रजा पर उपकार किया है। जाओ, हम तुम्हें कसूर माफ़ करते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अभी ठगी और झूठा इल्ज़ाम लगाने की कोशिश मत करना। ध्यान रखूँगा महाराज, ऐसी भूल कभी नहीं होगी। और महल से निकलकर किशन खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। पता नहीं महाराज को हमें इन गरीबों की पीछे जासूसी करने के लिए क्यों लगाया है। कोई न कोई कारण जरूर होगा चले, वरना महाराज उसकी एक गतिविधि की सूचना देने के लिए हमें न कहता। वह मज़ा आ गया। अरे गुरुदेव को, वह किसी से बातें कर रहा है। चलो पीर के पीछे छिपकर उसकी बातें आगे बढ़ने का इंतजार करते हैं। और किशन सिंह बातें करने वाला कोई नहीं, झूठ था। देखा, बच गया ना। सचमुच मैं तुम्हारी महानता को मान गया। आज से मैं कभी तुम्हारा दामन नहीं छोड़ूंगा। हे यदि मेरा दुश्मन नहीं छोड़ोगे, मेरा दामन नहीं छोड़ोगे तो हमेशा खुशी रहोगे। अभी तुम्हारी जय जयकार करने जाओ और जाकर अपना मौज करो। अच्छा प्रभु। और झूठ से विदा लेने के बाद किशन सिंह अपने घर की ओर चल पड़ा। गुरु, वे दोनों तो अलग अलग हो गए, हमें किसका पीछा करना चाहिए? महाराज, आदेश अनुसार तो हमें किशन सिंह का पीछा करना। हाँ चलो, अतः हम उसी के पीछे चलते हैं। वह उसके पीछे चल लग गई और किशन से विदा लेकर झूठ सच के पास पहुंचा। क्यों झूठ भाई, देखा मेरा चमत्कार? अब अपने मुझे बड़ा मानते हो? निसंदेह। तो मेरी जीत को देखकर भी सुनो दोस्त, अभी तो तुम्हारा और मेरा खेल शुरू हुआ है। तुम्हारा चमत्कार तो मैंने देख लिया, अब ज़रा तुम मेरा भी चमत्कार देखो। ज़रूर देखूंगा दोस्त, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारा पूरा चमत्कार दिखाने के बाद बिशन सिंह यानी अपने भगत को नहीं बचा पाओगे। अतः तुम्हें मेरी शक्ति
की महानता को स्वीकार करना पड़ेगा। हा हा हा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा मित्र, कौन किसकी महान स्वीकार करता है। किंतु इतना जान लो, सच्चाई यानी मेरा पता लोगों को ज़रा देर से चलता है। इसलिए बाद दोनों विदा होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। उधर बिशन सिंह की पत्नी गांव की तीनों का शिकार हो रही थी, तानों का शिकार हो रही थी। अरे देखो उस चोर की पत्नी को, कितनी बेशर्मी से चली आ रही है, बड़ी सत्यवान की पत्नी बन रही थी। आओ पूछते हैं वह किसके यहाँ चोरी करने जा रही है। आहा चोर की बीवी, ज़रा हमें यह तो बताओ, इतनी रात तुम किसके यहाँ चोरी करने जा रही हो? क्या हम भी तुम्हारी मदद करें? हाँ 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 हाँ, हे ईश्वर, इस गांव में दम घुटकर जीने से मरना अच्छा है। और जिंदगी से निराश होकर बिशन की पत्नी सीधा राधा उसी समय वहाँ से मरने के लिए चल पड़ी। यदि प्रभु सच्चाई का अंत इसी तरह चाहते हैं तो ऐसा ही सही। और चलते चलते जंगल में पहुंच गई। इसका उसे पता ही न चला, तभी गुर्र और ओह, कोई हिंसक जानवर जान पड़ता है। गुर्र गुर्र, ये ईश्वर शेर है। शेर को देखते ही राधा मरने का विचार भूल गई और पलटकर एक तरफ भाग गई। बचाओ बचाओ। इधर बिशन की पत्नी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। उधर जंगल में उसी स्थान पर कुछ दूर एक गुफा में कुछ डाकू बैठे जश्न मना रहे थे। खूब पियो और जश्न मनाओ। सचमुच आज सरदार के हाथ हमने कभी नहीं मारा। सरदार आज जैसा हाथ हमने कभी नहीं मारा। दौलत का ढेर आज हमारे कदमों में बिछा है। सरदार अब बहुत दिनों तक डाका डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी बचा बचा। अरे यह कौन विपदा में पड़ी नारी है? आवाज़ लगती है। ऐसा ही लगता है। देखते हैं, आओ अस्तर उठा लो। अगले ही पल गुफा से निकलकर चीख की दिशा में बढ़ पड़ी। और तभी वह देखो, सरदार उस स्त्री के फाड़ खाने को तैयार कर रहा है। लेकिन मेरे रहते हुए ऐसा नहीं कर सकता। राक्षस का निशाना अचूक था, सरदार का निशाना अचूक था। और शेर तो मर गया काम से। वाह सरदार, मान गए तुम, किसी बब्बर शेर से कम नहीं है। ज़्यादा तारीफ नहीं, जाओ स्त्री को देखो, कोई अभागिन है। शकल सूरत पहनावे से डाकू को मालूम मलते हैं, लेकिन इतना अच्छे हैं उन गांव वालों से उन्हें मुझे मरने के लिए विवश कर दिया, लेकिन इन्होंने मुझे बचा लिया। निकट पहुंचने पर, यह आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी भैया। भैया, ओह, ज़िंदगी में किसी ने मुझे पहली बार भाई कहा है। भाई शब्द सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस गए थे। क्या सोचने लगे भैया? कौन हो तुम बहन? और इस तरह भयानक जंगल में इतनी रात गए अकेली कहाँ जा रही हो? मैं अभागी हूँ, यहाँ मरने आई थी भैया। क्या कहा? मरने? लेकिन क्यों? क्या दुख है तुम्हें? क्या दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं? राधा ने सारी कहानी डाकू सरदार को कह सुनाई। बड़ी अजीब कहानी है तुम्हारी बहन। खैर, तुमने मुझे भाई कहा है, तो एक भाई अपनी बहन, मुँह बोली बहन की मदद अवश्य करेगा। और झूठे कमीने नीच किशन को उसके किए की सज़ा अवश्य मिलेगी। तभी सरदार के एक साथी न जाने क्या हुआ और सरदार के पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ़ कर दो सरदार, मुझे माफ़ कर दो। अरे यह क्या, अचानक क्या हुआ तुम्हें झटकू राम? आपकी मुँह बोली बहन को बर्बादी का असली कारण मैं हूँ सरदार, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह तुम क्या कह रहे बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक नहीं है। चल सीधे खड़े हो जाओ। मेरा दिमाग ठीक नहीं, मेरा दिमाग ठीक है सरदार, लेकिन तुम्हें भी धोखा दिया है। अतः
तुम्हारा भी मुजरिम हूँ। पहले तुम मुझे बख्श देने का वचन दो, फिर मैं तुम्हें अपनी बात सब कुछ बता दूंगा। पता नहीं कमबख्त अचानक कैसा दौरा पड़ा है। अबे कमबख्त, छोड़ और उठकर बता मामला क्या है। वचन देता हूँ तुझे कुछ नहीं कहूँगा। सरदार, वचन देने पर मैंने अपन के साथ गद्दारी की है। सरदार, मेरी उस गद्दारी की यह परिणाम है कि यह पति चोर के इल्ज़ाम में फंस गया। पहली मत हो जाओ उल्लू की दुम, और जो कहा है वो सच सच साफ साफ कहे। यदि याद कीजिए सरदार, आज से 15 रोज़ पहले हमने एक घरों में चोरी और लूटा था। उस लूट का माल अगले दिन रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला। मुझे अच्छी तरह याद है। आगे बताओ। वह सारी दौलत मैंने गायब की थी सरदार, और एक डब्बे बक्से में रखकर बरगद के पेड़ के नीचे छिपा दिया था, जहां से राजा को वह धन प्राप्त हुआ। क्या? हाँ सरदार, सच्चाई यही है। मैं सोचा तो यही था कि मैं मौका मिलने पर वह सारा धन ले उड़ूंगा, लेकिन संयोग से पहले ही घटना घट गई। ओह, तुम्हारी अपराध की क्षमा योग्य नहीं है झटकू। तुम्हारी इस हरकत ने एक सच्चे इंसान की जान पर बनाई है। हमारी बहन का घर उजाड़ गया है, सबकी आंखें ये दोनों चोर हो गई हैं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ सरदार। यदि आप चाहें तो मुझे सज़ा भी दे सकते हैं। यदि तुम सच्चाई नहीं बताते और तुम्हें यह मालूम हो जाता कि वचन तोड़कर मैं सज़ा देता हूँ तो झटकू, लेकिन तुम्हें सच कहने की आज जान बचा दी तो मैं अपराध को माफ़ करता हूँ। लेकिन सरदार, एक बात समझ में नहीं आई कि किशन सिंह मेरे छिपाए धन की कैसे पता चला। उसे लगता है उसे मात्र राजा को भिखारी समझ कर ठगना ही चाहा था, और संयोग से उसी बरगद के पेड़ के नीचे का पता बता दिया। वरना यदि वास्तव में अशरफियाँ होती तो वह स्वयं उन्हें उड़ा लेता। हाँ, यही बात होगी। अब अड्डे पर चलो और सुबह देखेंगे। आओ बहन। और अगले दिन सुबह, सुनो बंसी, तुम किशन के घर जाओ और उसे किसी तरह पकड़कर यहाँ ले आओ, और उसे मजबूर करेंगे चोरी का अपराध अपने सिर ले। जो आज्ञा सरदार। मैं अभी गया और अभी आया। और पंछी उसी तम घोड़े पर सवार होकर किशन के घर की ओर चल पड़ा। उधर किशन बोर होते ही अपने घर से निकला और एक तरफ चल पड़ा। गुरु, यह साला तो रात भर मज़े से सोता रहा, अब उल्लुओं की तरह जागते हुए किसी की निगरानी कर रहा है। महाराज हमें एक काम की तनख्वाह देते हैं, चलो आओ देखते हैं वे कहाँ जा रहा है। अचानक किशन की दृष्टि एक वृक्ष के ऊपर घोंसले पे लटकी वस्तुओं पर पड़ी। आह, वह वस्तु क्या हो सकती है? और ऊपर चढ़ने से बाज की घोंसले में 5 थैलियाँ, क्या हो सकता है इसमें? वह थैली वही थी जिसे वो बाज ले उड़ा था। एक की रस्सी बंधी उन थैलियों में खोलते ही किशन की प्रशंसा को, ओह अशरफियाँ! आनंद फानन उसने बाकी थैलियाँ भी खोल कर देखा। ओह, यानी सब सोने की अशरफियाँ भरी हैं। वाह, अब चैन से ज़िंदगी गुजर। और किसी ने भी ठीक ही कहा था, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। गुरु, उन थैलियों में तो बिल्कुल वैसी हैं जैसे महाराज के बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। बिल्कुल चेले, इससे विरुद्ध सिद्ध होता है कि यह पेड़ के नीचे दौलत दबाने वाला व्यक्ति किशन बेसन्नर वो दोष है। तो आओ गुरु, इसी समय उसे रंगे हाथ पकड़ते हैं। तुम ठीक कहते हो, चलो, इससे बढ़िया मौका हाथ में नहीं लगेगा। लेकिन
चेले ठहरो, उधर देखो घुड़सवार उसकी तरफ बढ़ रहा है। वाह गुरु, मुझे तो उसका चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। वह घुड़सवार और कोई नहीं, डाकू बंसी ही था। अरे यह थैलियाँ तो वही लगती हैं जिन्हें झटकू ने उड़ाया था, लेकिन इसके पास कहाँ से आई? यह सारा माल राजा के हाथ लग गया था। ए ठहरो, क्या इन थैलियों में? कुछ नहीं कुछ नहीं, इधर इन्हें इधर दे ला बच्चों, वरना बंसी डाकू को तलवार किसी का रहम नहीं करती। बाप रे डाकू, गुरु तुमने तो तलवार निकाल ली, शायद कोई डाकू लुटेरा है। मैंने पहचान लिया, वो बंसी डाकू है। अब तुम चुपचाप केवल तमाशा देखो। तब बिशन भयभीत 500 थैलियाँ बंसी के हवाले कर दी। बच्चों, अब अगर यहाँ से फटाफट बता दे कि तेरा नाम क्या है और थैलियाँ तेरे कहाँ से आई। मेरा नाम किशन सिंह है। फिर किशन सिंह ने बताने ये बड़ी सस्ती दिखाई कि वह थैलियाँ कहाँ और कैसे उसके हाथ लगी। खूब, यानी ईश्वर ने मुझे ठीक समय पर तेरे पास भेजा है। चल अब बिना ना नुकर कर घोड़े पर सवार हो जा। नहीं नहीं, तुम धन तुम ले लो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। अबे चिड़ी की दुम, चल बैठ चुपचाप यहाँ। अब बताओ, और ज़्यादा चिल्लाएगा तो एक हाथ 2 टुकड़े कर दूंगा। भला इसी में चुप चला बैठ जा। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? चिंता मत कर बेटा, नरक में नहीं ले जाऊंगा। ओह, फिर किस मुसीबत में फंस गया। ओह, और बंसी डाकू ने अपना घोड़ा अड्डे की ओर दौड़ा दिया। गुरु, वह तो डाकू ने ज़बरदस्ती उठाकर ले गया, अब क्या करें? देख रहा हूँ चेले, चलो उसका पीछा करना होगा। लेकिन गुरु पीछा करेंगे कैसे? घोड़ो तो हमारे पास है ही नहीं। घोड़े नहीं है तो क्या हुआ, घोड़े जैसी टांगे हैं हमारे पास। आओ लगाओ दौड़। और दोनों वास्तव में ही घोड़े की रफ्तार से उनके पीछे चल पड़ी। तभी घोड़े की तरह दौड़ना पड़ा, और सोचा भी नहीं था कि वाह महाराज, आज मुझे आपकी तनख्वाह वसूल कर ली है। आज तुमने भी अपनी तनख्वाह वसूल कर ली है। और कुछ देर बाद जंगल में, हाँ, इस गुफा में बना रखा है इन डाकुओं ने अड्डा। अब क्या विचार है गुरु, क्या भीतर घुसकर डाकुओं पर 2-2 हाथ करें? नहीं चेले, अभी इनका भिड़ना उचित नहीं होगा। पता नहीं कितने आदमी हैं। तुम ऐसा करो, तुरंत ही राजमहल की सारी स्थिति की अवगत कराओ और सैनिकों को लेकर यहाँ पहुँचो। तब तक मैं इनकी निगरानी करता हूँ। मारे गए, इसका मतलब यह हुआ कि फिर टांगें तोड़वानी पड़ेंगी। लेकिन चेले के पास गुरु की आज्ञा का पालन करने के सिवा और कोई चारा न था। आता हुए एक बार फिर दौड़ लगानी पड़ी, और कुछ देर बाद महाराज के सामने था। सारी सूचना महाराज को आपता बोला, महाराज, यदि आप तुरंत सैनिकों को मेरे साथ भेज दें तो किशन के साथ साथ तमाम डाकू को भी पकड़ा जा सकता है, जिन्होंने एक लंबे समय से देश में आतंक मचा रखा है। महामंत्री, आप स्वयं सैनिकों के लेकर जाइए और उनको गिरफ्तार करके हमारे सामने पेश कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आखिर मेरी चाल कामयाब रही, अब जल्दी ही सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और कुछ देर बाद इधर गुफा में, बता कुत्ते, तूने बिशन सिंह को झूठे इंजाम में क्यों फंसाया? स्वयं मृत्युदंड सामने देखकर सरदार की अलावा कोई उपाय न सूझा, और वह सोने के सिक्के वे भी मैंने ही बिशन सिंह को फंसाने के लिए उसके घर में रखे थे। तेरे कारण मेरी मुंह बोली बहन, एक दिन यह देखना पड़ा। आज कुत्ते तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। उधर महामंत्री सैनिक के साथ जंगल में प्रविष्ट हुआ, अड्डे की ओर बढ़ रहा था। ओ सैनिक, जल्दी सरदार को खबर करूं। और जब डाकुओं का
वह पहरेदार सरदार को खबर करने के लिए गुफा में प्रविष्ट हुआ। इसकी घबराहट देखकर लगता है सैनिकों आ पहुँचे हैं। उसकी खबर सरदार को देने जा रहा है। कोई खैर, कोई बात नहीं, अब ये बच कर नहीं जा पाएंगे। उधर सरदार किशन सिंह गर्दन उड़ाने के लिए जैसे ही तलवार हवा में उठाई, सरदार सरदार गजब हो गया सरदार, राजा के सैनिक हमारे अड्डे की ओर आ रहे हैं, शायद उन्हें हमारे अड्डे का पता चल गया है। झटकू बंसी भीमा, जल्दी करो, हमारा रामजादे को सीधा बहन के साथ लेकर यहाँ से निकलो, चलो। इससे मुकाबला करना की बात सोचना भी मूर्खता है। अच्छा सरदार। और तब महामंत्री सैनिकों के साथ गुफा के चारों ओर से घेर लिया। ध्यान रहे सैनिकों, एक भी डाकू बचकर न निकलना चाहिए, ऐसा ही हुक्म। और फिर जैसे ही सरदार उसके साथी किशन सिंह राधा गुफा से बाहर निकली, पकड़ लो दोस्तों को। ओह, देर हो गई, भाग भी नहीं सकते थे, मारे गई। आनन फैनन में सैनिक के समेत डाकुओं को पकड़कर बांध दिया। ले चलो इन्हें महाराज के पास, चलो। यह भी अच्छा हुआ कि कम से कम मेरे कारण मेरी मुँह वैली बहन का सुहाग उजड़ने से बच जाएगा। तब महाराज सबको लेकर दरबार में पहुंचा और राजा चंद्रसेन ने विशन को दरबार में बुलाया। झूठे मक्कार मिशन, अब तुम्हारी भलाई इसी में है, सब कुछ सच सच बता दे, वरना तुम्हारी बोटी बोटी करके चील कौओं को खिला दी जाएगी। मैं महाराज, यह नीच कमीना आपसे क्या सच बोले बताएगा, मैं बताता हूँ इसके किस तरह झूठ बोलकर अपने सच्चे दोस्त को फंसाया है। उसके बाद दृशु सरदार ने सारी कहानी राजा चंद्रसेन को कह सुनाई। सुनने के पश्चात राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। हम पहले ही इस झूठ पर संदेह था, इसलिए इसके पीछे अपने 2 गुप्तचर लगा दिए थे। क्योंकि किशन सिंह, क्या अब भी तुम कहते हो बिशन झूठा है और आज विश्वासघाती है? अब किशन सिंह झूठ कहते ही नहीं बना पकड़ा और उसका सिर शर्म से झुका। तुम्हारी खामोशी कहती है कि तुमने अपने गुनाह कबूल कर लिया है। सच, मैंने तुम जैसा नीच कमीना और झूठा इंसान आज तक नहीं देखा। साथ ये तुमने दोस्ती के नाम पर कलंक का बदनुमा धब्बा हो। जिस दोस्त को मरवाने के लिए तुमने कोई कसर न छोड़ी, उसी दोस्त ने तुम्हें जानते बूझते अपने आप को दोस्ती कुर्बान कर देने चाहा। लेकिन ईश्वर का शुक्र है कि समय रहते यह सारा भेद खुल गया, वरना तुम्हारे और झूठे ने मेरे हाथों एक बड़ा अन्याय करवा दिया होता। तुम्हें अपने किए की सज़ा भुगतनी होगी, लेकिन तुम्हें सज़ा सुनाने से पहले बिशन को अपने न्याय की क्षमा मांगना चाहता हूँ, अन्याय की क्षमा मांगना चाहता हूँ। और फिर हमें क्षमा कर दो बिशन, तुम एक महान इंसान हो। न केवल तुम्हें तुम्हारी सच्चाई से प्रभावित हुए, बल्कि हमारी सारी प्रजा भी तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी और कुर्बानी की भावना से नसीहत लेगी। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा ना करे महाराज। ईश्वर को यही मंजूर था। सैनिकों, ले जाओ झूठे इंसान को और चढ़ा दो फांसी, दे दो ताकि झूठ बोलने वाले को सबक मिल सके। ठहरिए महाराज। महाराज, यदि आप सच में इतना बड़ा और महान समझते हैं तो इसके नाते मैं आपसे अपने दोस्त के प्राण की भीख मांगता हूँ। क्या यह भीख आप इसकी झोली में, मेरी झोली में नहीं डाल सकते? ओह बिशन, तुम वास्तव में मानो। देखा किशन, यदि अभी भी तुम्हारी आंखों में झूठ का पर्दा न हटा तो देखो अपने सच्चे दोस्त को, देखो इसे इतना सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे प्राणों की भीख मांग रहा है। काश हम इसकी बात को टाल सकते। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे हृदय में है। दोस्त, आओ एक बार मेरे गले लग जाओ।
मेरे दोस्त, मेरे भाई। और सुनो किशन, सच्चे दोस्त के कारण तुम्हारे प्राण तो हमने बख्श दिए, लेकिन झूठ बोलने का कुछ ना कुछ तो हम तुम्हें अवश्य देंगे। मुझे हर सज़ा स्वीकार है। तो सुनिए महामंत्री जी, इन सभी डाकुओं को 10-10 साल के लिए कारावास में डाल दीजिए और इनके द्वारा लूटा गया धन का असली स्वामियों तक पहुंचा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और किशन का मुंह काला करके इसे गद्दे पे बैठाकर नगर के में घुमाया जाए। उसके साथ ही बिशन को हाथी पर बैठाकर संपूर्ण सम्मानपूर्ण घुमाया जाए तथा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी जाए। ऐसा ही होगा महाराज। और अगले दिन वह विचित्र जुलूस नगर में गुजरा। झूठे का मुंह काला और सच्चे का बोलबाला। दोस्तों बहुत बढ़िया कॉमिक्स थी और भी रह रही है। सच्चे का बोलबाला भैया किशन, तुम यह अवश्य देख नहीं जा रहा। झूठे का मुंह काला। दुखी मत करो दोस्त, यह सज़ा मेरे लिए उचित है, क्योंकि आज ही प्रण करता हूँ जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। सच बोलकर तुम्हारी तरह ख्याति अर्जित करूँगा। और इस जुलूस के एक तरफ हटकर खड़े झूठ वह नज़ारा देख रहा था। क्यों झूठ भाई, देख रहे हो झूठ बोलने कितना काली होती है। आज देख रहा हूँ भाई, वास्तव में आज तुम त्योहार मानता हूँ। निसंदेह तुम मुझसे बड़ी और महान हो। आज मैंने जान लिया कि लोग भले ही अपने स्वार्थ के लिए मेरा सहारा लेते हैं, लेकिन अंत में जीत तुम्हारी होती है। अब मैं कभी झूठ बोलने के लिए नहीं उकसाऊंगा। मुझे दोस्त तुम्हारा नहीं झूठ का है, झूठ भाई, बल्कि उस मूर्ख इंसानों का है जो तुम्हारा सहारा लेकर सब कुछ कर गुजरने चाहते हैं। ईश्वर ने भी तुम्हें कुरूप और भयानक इसीलिए बनाया है ताकि मनुष्य अपनाने से डरे, लेकिन फिर भी कुछ मूर्ख तुम्हें अपना विनाश कर बैठते हैं। जानता हूँ मित्र, आज मैं वचन देता हूँ कि अपनाने वाले का कभी सुख नहीं रहेगा और हमेशा तुम्हें भयभीत लगता रहेगा। आओ चलें। और उसके बाद दोनों विदा होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। दोस्तों समाप्त।